तो दोस्तों, ये जिंदगी का सफर ना बहुत अजीब है। जिसने इसको समझ लिया वो अपने पे विजय पालेगा और इस जिंदगी में अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी लेगा, और जो नहीं समझ पाया वो पूरी जिंदगी इसी में फंसा रहेगा। और लास्ट में जब वो इस दुनिया से मुक्ति पा रहा होगा तो सोचेगा ये मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ कर ही नहीं पाया। दोस्तों देखो, हम इस दुनिया की भाग दौड़ में अपने स्टेटस को उठाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उस पूरी जिंदगी में हम अपने लिए तो कहीं जी नहीं पाते हैं। मान लो हमने बहुत सारा कमाया, अपने बच्चों के लिए छोड़ गए, और बाद में क्या होता था, वो बच्चे ही लड़ते हैं, बाद में वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जिंदगी आपने समझी कहाँ? पूरे दिन पूरी जिंदगी तो लोगों का मतलब कि लोगों के साथ उल्टा सीधा काम करके धन 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 दौलत माया मकान दुकान गाड़ी सब खरीदी, वो बच्चों को दे दी। तो उन बच्चों ने तो मेहनत की नहीं, तो उन्हें बैठे मिल गया। आप ज्यादातर बच्चे, अमीरों के बच्चे देखेंगे, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिनका रेंट आता है, उनके बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए होंगे। सुबह से शराब पी रहे होंगे, मतलब पूरे दिन काम ही नहीं करे, क्योंकि उन्हें दिखता है कि हमारे पास मतलब किराया आ रहा है, हमारे माँ बाप ने ये किया, हमें क्या करने की जरूरत है। तो वो जिंदगी को दोस्तों समझ ही नहीं पाते। असली में जिंदगी क्या, जिंदगी जीने का क्या नाम है? एडवेंचर्स है जिंदगी। जगह जगह घूमो, अच्छे हिल स्टेशन पे जाइए, देश विदेशों में घूमो, मतलब कि अपनी जिंदगी को, लाइफ को मजा लीजिए, ना कि उसे संघर्ष मतलब कंपटीशन की दुनिया में डाल दिया है। बस उसी में घिसे पटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बुढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं, बच्चे लात मारते हैं। 95% लोगों के बच्चे अपने माँ बाप को लात मारते हैं। और मैंने ज्यादातर अमीर लोगों के परिवार अनाथ आश्रम में रहते हुए देखे। तो क्या किया उन्होंने जिंदगी में? तो दोस्तों, इस जिंदगी को समझो। अगर इस जिंदगी को समझोगे तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नहीं तो फिर भिखारियों की तरह, जो पैसे वाला, मैं तो उसको भी भिखारी मानता हूं। जो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा वो भिखारी है। वो इस जिंदगी में कीड़े मकोड़े की तरह, मतलब कि सबसे मतलब कीड़े मकोड़े नहीं जैसे रेंगते हैं वैसे हैं वो। जो लोग मतलब कि जो लोग जिन्हें जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया, जिन्हें जिंदगी जीने का तरीका समझ में आ गया, उनके लिए जो लोग इस दौड़ भरी धूप में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, वो कीड़े मकोड़े हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज, मतलब सबसे जरूरी है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी के लिए आप मेहनत कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, जिम जाइए, अगर नहीं जिम जा सकते पार्क जाइए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी चलाए बनेगी। जितनी खूबसूरत आपकी बॉडी रहेगी उतना अच्छा आपका दिमाग सोचेगा। आप करके देख लीजिए, अगर मेरी बात सच ना निकले, मैं इस बात को 100% लिख के दे सकता हूँ और उस पर साइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले एक वीडियो बनाया था डर के बारे में, कि लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वो लिख के नहीं दे सकते कि ये घटना इस समय घटित होगी। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं। अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, अपने की खाने की डाइट पे ध्यान देंगे, प्लस अपनी बॉडी के लिए आप वो रहेंगे, जैसे कि सुबह व्यायाम किए या योगा करें, या आप किसी भी जिम में चले जाएं या पार्क में चले जाएं, मतलब सुबह 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए आप खर्च करें। और अपनी डाइट को बड़ा, मतलब इस दुनिया में 3-4 तरीके के खाने को कंट्रोल, ज्यादा तला हुआ ना खाएं, ज्यादा मिर्ची की चीजें ना खाएं। तो ये सब चीजें मैंने अपनी जिंदगी से सीखी हैं। और लास्ट में आज को मैं 52 ईयर्स हूं, मुझे जब ये समझ में आया तो मैंने इन चीजों की तरफ ध्यान दिया, तो आज मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मेरा मस्तिष्क, मतलब मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी सोच रखता है। मैं अभी इस कहानी में चलते ना कुछ बातें और आपको डिस्कस करें, करंट जिंदगी के बारे में भी आपसे कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जिंदगी का अगला पार्ट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान अपनी जिंदगी का 8वां पार्ट लेके आपके सामने। लास्ट वीडियो में, लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे 45 लाख रुपए के कर्जे के नीचे से निकला। और उसके मतलब कि मैंने एक नियत बनाई, एक राह, एक शक्ति। मैं बार बार कहता हूं, यहाँ कोई भगवान नहीं है, एक शक्ति है जिसे यहाँ हम लोगों ने, मतलब हम जैसे इंसानों ने उसे भगवान का नाम दिया अपने लाभ के लिए, मतलब अपना फायदा सोचने के लिए उसका भगवान का नाम दे दिया। वो एक शक्ति है। जब आप नेक नियत और नेक सच्ची वो बनाते हो तो वो आपकी मदद करती है और एक राह बनाती है आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए। और ये सच है, मैंने आप
किसी वीडियो में ये जिक्र भी किया होगा कि शाहरुख खान का एक फिल्म में डायलॉग है कि आप किसी चीज को दिल से और शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। ये बिल्कुल सच है, इसके लिए भी मैं साइन करके दे सकता हूँ, बिल्कुल 100% सच है। आप दिल से कोई चीज चाहो, देखो होती है या नहीं होती है, आपको उसके लिए 100% देना पड़ेगा, नॉट 99.9%। तो मैं दोस्तों अपने मतलब उस कर्जे को उतार चुका था, मैं एक नई जिंदगी की तरफ अग्रसर था। अब मेरे सपने वाकई में शुरू से ही बहुत ऊंचे थे। तो मैं धीरे 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 मैंने अपने जब 2008 मतलब 2007 में मैंने वेटिंग करना सब छोड़ दिया, मैच पे सट्टा लगाना छोड़ चुका था मैं। उसके बाद मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया, मैं फोकस्ड हो गया अपने वर्क पे और मैं अपने काम में। उसी समय हमारी लाइन में 2008 में एक मशीन लॉन्च हो रही थी जो कि पूरी दिल्ली में किसी के पास नहीं थी। मैंने उस प्रोजेक्ट को देखा तो मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, लेकिन वो प्रोजेक्ट 1.25 करोड़ रुपए का था। मेरे पास समय ऐसे इतने कुछ पैसे नहीं थे। तो दोस्तों जो मैंने एक वो प्लॉट लिया हुआ था वो 22 लाख रुपए था, वो 35-36 लाख रुपए का हो गया था। तो और कुछ 4-5 मेरे जो दोस्त थे वो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का कुछ 19-20 किया करते थे, कुछ 2 नंबर का किया करते थे। तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, उनके साथ वो एक फ्लैट ले लेते थे, उसमें वो अपना कुछ भी जो भी है वो करते थे। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, वो 4-5 दोस्त मेरे हुआ करते थे। तो मेरा वो प्रोजेक्ट मैंने, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं था, वो प्रोजेक्ट मैंने उन अपने दोस्तों को बताया। तो वो लोग कह रहे यार प्रॉपर्टी में ना वैसे ही आगे गिराव आने वाला है, हम भी तेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना वो प्लॉट भेजा, वो 34-35 लाख रुपए का वो मेरा प्लॉट था। प्लस सब लोगों ने मतलब वो 3 पार्टनर मेरे और बने उस कंपनी में, और हमने उसे प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराया। और 5-5 लाख रुपए 20 लाख रुपए हमने उस मशीन वाले को, वो 85 लाख प्लस टैक्सेस की मशीन थी, 85 लाख प्लस टैक्सेस की मशीन थी, प्लस पूरा प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का था। अब मेरे पास कुल टोटल जमा पूंजी के नाम पे वही प्लॉट था जो 35-1 लाख रुपए का था। तो मैंने कहा ना, आपने नियत बनाई, आपने इच्छा बनाई कि मुझे वो प्रोजेक्ट लगाना है, अब राह देखो कैसे बन रही है दोस्तों। अब पैसा तो था नहीं, अब भाई वो प्रोजेक्ट के लिए हमने 5-5 लाख रुपए चारों लोगों ने उस मशीन वाले को दे दिया। मशीन जर्मनी से आनी थी, तो करीबन 1.5-2 महीने का टाइम था, मतलब 45 से 60 डेज में वो मशीन ऑर्डर दे, और जब एडवांस देते थे तभी वो मशीन बनना चालू होती थी। जर्मनी में वो मशीन बनने का चालू 45 मतलब 50 डेज के आसपास कंपनी से फोन आता कि आपकी मशीन है, आप पेमेंट कुछ और डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, इस महीने 1.5 महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटी उन 3-4 लोगों के साथ मेरी कि हमारा कुछ, मेरे को कुछ गड़बड़ लगने लगा, मतलब कि कुछ मेरी वो अंदर से आवाज जैसे लोग कहते हैं ना आती है कि कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। और वो सच भी हुआ ऐसा कि मैं जब वहाँ एक मंदिर में, मैं उस समय मैं बहुत धार्मिक था तो मैं मंदिर में जाया करता था। तो उस मंदिर पे उसमें से एक पार्टनर मुझे मिल गया और वो मेरे से बातचीत करने लगा। तो कहने लगा एक बंदा तो ये मतलब जो मेरा उसमें अच्छा दोस्त था वो कहता था देख उसको, सुनील को तो टाइम नहीं, वो अपने इसी यूनिट पे ध्यान देगा, तो जो नया यूनिट लग रहा हो तो हम लोग देखेंगे, और 1 महीने मतलब 1 साल में हम लोग काम सीख जाएंगे और उसका सुनील का हिसाब कर देंगे, सुनील को हटा देंगे। तो मतलब जिस बिजनेस को चालू होने से पहले पार्टनर के मन में ऐसी नीयत हो तो बिजनेस सक्सेस, मतलब वो बिजनेस चलना ही नहीं था। मुझे वो बात बहुत बुरी लगी, मैं ऑफिस में जाके मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उन सबको लाया, मैंने भाई मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता और इस मशीन का ऑर्डर मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मैं मशीन नहीं ले पाऊंगा। वैसे ही उनके पेमेंट के लिए फ़ोन आ रहा है कि मशीन आपकी वहाँ से चलने वाली है जर्मनी से, और आप वो जर्मनी से आ गई है यहाँ पे, आप पेमेंट डालिए तो हम मशीन आपकी कलेक्ट करेंगे, 3-4 दिन में पोर्ट पे लग जाएगी मशीन, नहीं तो डैमेज भी आपको पे करनी पड़ेगी जो भी उसका रेंट होगा। और भाई हमारे बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई, मतलब उन लोगों की आपस में पहले ही लड़ाइयाँ हो गई होंगी किसी बात पे। तो उसने, मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया, और मतलब जो दोस्त का दोस्त था उसने बता दिया। तो अब मैंने कहा भाई मैं तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा, ये है वो है, और भाई इस प्रोजेक्ट को हम कैंसिल करें, अब सबके 5-5 लाख रुपए मर जाएंगे। दोस्तों मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैं वो यूनिट लगाना चाहता था। तो वो मैंने उन लोगों से कहा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे पैसे, भाई मेरे भी डूब रहे, तेरे भी डूब रहे। मैंने पूछ लेते, मैंने कंपनी को हैंड फ्री फोन किया, मैंने जी ऐसा है, हम अगर मशीन नहीं लेकर करें जी आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई मशीन का खरीदार भी नहीं है और मशीन वहां से आ रही है, हमें तो छुड़ाने के लिए भी पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कंपनी वालों ने ये शब्द कह दिए। भाई 2-3 दिन ऐसे गए, वहाँ कंपनी का मेरे प्रेशर आ रहा है। मैंने कहा भाई जी मैं मशीन नहीं ले सकता, ये वो कह रहा नहीं सुनील जी आपने ऑर्डर किया हुआ ये है वो, आपके 20 लाख रुपए डूब जाएंगे, आप किसी तरीके से मैनेज किया। मैं बहुत परेशान हैरान। अब वो तीनों लोग मेरे ऑफिस में फिर आए 3-4 दिनों, कह रहे भाई तू अकेले ही क्यों नहीं मशीन लगा लेता। मैंने भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, ये वो सिर्फ वो अपने 5-5 लाख रुपए बचाना चाहते थे।
अब भाई उन्होंने कहा ऐसा कर भाई, हम तेरे को थोड़े थोड़े पैसे और दे देते हैं और तू हमारे को उसका जो भी इंटरेस्ट देना हो वो दे दियो और मशीन तू ले ले। वो अपने सिर्फ 5 लाख रुपए चले, मेरी कोई हेल्प नहीं करना चाहते। मैंने भाई मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा, मैंने भाई 1% दे सकता हूँ, बोलो तुम तैयार हो तो ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इस चीज़ को सोचते हैं और वो करते हैं। उन्होंने मुझे 15 मतलब 10 लाख रुपए और दिए, 30 लाख रुपए और 5 5 5 15 मतलब 45 लाख रुपए उनके मेरे पास आए। 35 लाख रुपए मेरे पास थे, तो मैंने वो सारा पैसा मशीन वाले को दे दिया। तो मशीन मेरी कोर्ट पे आ गई। अब मुझे उस समय तक मैंने सोचा था कि 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा और मेरा काम अब 75 लाख रुपए हो चुके थे। मैंने चलो कुछ और पैसे का अरेंजमेंट करता, मैंने कुछ कमेटियाँ उठाई, कुछ चिट फंड्स उठाई, मैंने उठा के वो पैसे के लिए जो जगह रेंट पे ली थी उसका भी 2-3 महीने से लगातार रेंट जा रहा था। अब उन्होंने कुछ और मुझे समझा, जैसे यूपीएस लेना है, प्रूफर लेना है, ये लेना, 3-4 चीजें उन्होंने बताई जिनकी कॉस्ट करीबन 15-20 लाख रुपए बैठ रही थी, जो कि मेरे पास पैसा एक भी नहीं था। और मैं बहुत परेशान, और प्लस 10 लाख और टैक्स, मतलब अप्रोक्स मान के चलिए उस समय 5% बैठ पे काम होता था, तो 5 लाख रुपए और 10-15 लाख रुपए मुझे कंपनी को भी देने थे जिनसे हमने मशीन ली। अब मैं बहुत परेशान, उस जमाने में मैं सिगरेट पिया करता था, 10 से 12 डब्बियाँ डेली की डेली मैं अपनी घर की छत पे सिगरेट पी रहा था। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक बात बताने लगा, 2008 में ही एक मेरा जो दोस्त, जो यही 3 मेरे पार्टनर बने, इनमें से एक दोस्त ने मुझे एक छोटी सी बात कह दी कि तू क्या कह जाता है, तूने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है, दारू पीता है, शाम को ये घूमता है, नई नई गाड़ियों पे घूमता है, आज तक तू दिल्ली में अपना घर तो बना ही नहीं पाया। दोस्तों, मैंने 2008 में एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था जिसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए थी। मैंने उस पर 20 लाख रुपए का लोन कराया था और 20 लाख रुपए अपने पास से अरेंज कर करके दिए थे। जो भी मैंने 2007-8 में कहा था वो सब तो मैंने आपको बताया ही है। और प्लस वो 35 लाख रुपए की वो मेरी एक प्रॉपर्टी मेरे पास बची हुई थी। तो मैं अपने घर की छत पे सिगरेट पी रहा था और मैं सोच रहा था, तो मेरी भाई क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं, तुम जाओ मेरे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी वाइफ से मेरी इतनी पट्टी नहीं थी, क्योंकि मैं कभी, शायद मैं उसको नहीं समझ पाया, वो मुझको समझ, ये तो भगवान ही जाने, मतलब भगवान, फिर मैं एक्चुअली मैं बहुत धार्मिक रहा हूँ तो भगवान मुंह से निकल आता है, लेकिन मैं भगवान को इस समय मैं एक शक्ति को मानता हूँ जो इस दुनिया को चला रही, मैं उसको तो 100% मानता हूँ, क्योंकि कई बार वो आपकी मदद करती है अगर आप सही हो, आप एक सच्चे मन से किसी भी चीज पे जा रहे हो। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, ये है वो, क्योंकि मैं उसमें भगवान को मानना करता, मैं प्रेयर वेयर करता है और सिगरेट पीता रहा और मैं पूरी रात जागा कि अब कैसे होगा क्या नहीं होगा। और ऑलमोस्ट 75 लाख रुपए मैं कंपनी में दे चुका था, मेरे पास कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था। मैं जो कमेटियाँ और चिट फंड ऑलरेडी 10-15 लाख रुपए की उठा चुका था, मैं काफ़ी सारे डेप्ट के नीचे जा रहा था। मैं अगले दिन, मेरा किसी बैंक में अकाउंट था, तो वहाँ पे उस जमाने में, ये बात है 2008 या 2009 की बात है, जनवरी-फरवरी के आसपास की। उस समय ना हमारी बैंक में इतनी सेटिंग हुआ करती थी उस जमाने में कि हम बिना पैसे के भी चेक पास करा देते थे, मैनेजर से हमारी सेटिंग होती थी। मैं गया, मेरे बाल उड़े हुए थे, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, तो वो बैंक का मैनेजर बोला, भाई क्या परेशानी हुई? मैंने, आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? कुछ नहीं, ये है वो है। कह रहा नहीं बता क्या प्रॉब्लम है। तो उसने, अब मैं बहुत भरा बैठा था, मैं सिर्फ अपना चेक पास करवाने गया था क्योंकि मेरे पास चेक पास करवाने के भी पैसे नहीं थे, तो मैं बहुत भरा बैठा था। उसने कहा, मैंने उसको अपनी सारी राम कहानी बता दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मेरे को इतने पैसों की जरूरत है और मैं बहुत परेशान हूँ और ये है। उसने मुझे एक कार्ड दिया एक बैंक का और कहा तुम इन मैनेजर से मिल लो जाके। मैं उस मैनेजर के पास गया, उसने मेरा कार्ड वार्ड, मैंने उसको अपना बिजनेस बताया। उसने बोला तू रहता कहाँ? मैंने दी मैं ऐसे ऐसे वहाँ रहता हूँ। कर तेरा अपना घर है? मैंने हाँ मेरा अपना घर है, लेकिन मैंने बैंक से फाइनेंस करा था जाके। फिर उसके पेपर लेके आ, मैंने कहा ओरिजिनल पेपर तो बैंक में फोटोकॉपी कर लेके आया। उन्होंने सब देखा दाखा, उन्होंने कहा ठीक है हम इसे वहाँ का क्लोज करके हम तेरे को दे देंगे ये वो। लेकिन मैंने कहा जी मुझे तो 3 से, कह रहे तू कर तो सही। उस जमाने में मैनेजरों के हाथों में पावर हुआ करती थी। उसने मुझे 3 से 4 दिन में 35 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। 20 लाख उस बैंक को चले गए, मतलब 18-19 लाख। तो दोस्तों आप होम लोन जो लेते हो ना, वो 20 साल की किस्तें होती है। आप शुरू के 5 साल भी भर लो, 4 साल भी भर लो, आपकी आउटस्टैंडिंग उतनी ही रहेगी, क्योंकि बैंक वाले ना सबसे पहले ब्याज देते हैं। उन्हें पता है कब क्या व्यापार तक क्लोज नहीं करेगा। मतलब जब भी आप क्लोज कराने जाओगे, जितना आपने लोन लिया उतना प्रिंसिपल हमेशा बाकी रहेगा। शुरू के 5-7 साल तो ये हमेशा ही रहता है। आप देख लेना, आप चले जाना, किसी दोस्त ने मेरे होम लोन ले रखा है, उससे 3-4-5 साल से किस्तें भर रहा है, आप जाके आउटस्टैंडिंग चेक करना, जितना आपने लोन लिया उससे 1,50,000 रुपए कम होगा। ये बैंक के रूल्स होते हैं। बैंक पहले ब्याज भरती, पहले अपना पेट भरती है, उसके बाद
वो देखती है कि तुमने क्या दिया है। मतलब इस मतलब कि आप सोचो, और विदेशों में टैक्स का स्लैब बहुत सही है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में ही टैक्स का स्लैब बहुत गंदा है। तो भाई वहां पे हमने 18-19 लाख रुपए दिए। अब वो जो भी पैसे आए वो मैंने डीडी बना के कंपनी को दे दिए, क्योंकि मशीन का पूरा पैसा देना बहुत जरूरी था। और 5-7 लाख रुपए का मैंने कहा कि कुछ और लोन बढ़ा दो, तो उसने मेरी 15 लाख रुपए की ओडी लिमिट और बना दी। उस 15 लाख से मैंने वो जो छोटे मोटे सामान थे जो उन्होंने बताए थे कि यूपीएस चाहिए, प्रूफर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब सामान खरीदने लगा। लास्ट में दोस्तों काम, मशीन आ गई, सब कुछ हो गया, चालू होने लगी मशीन, मेरे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं, काम चलाने के लिए पैसे नहीं। तो आप बिलीव करोगे, उस जमाने में 2009 में मैंने 10 लाख रुपए 10% पे किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, कुल टोटल मिला के मेरे ऊपर का उस समय 1 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा हो गया। अभी मैं 45 लाख रुपए के कर्जे से उतरा था, उससे मैंने सबक नहीं लिया था। इतनी इच्छाएं, इतनी उम्मीदें, इतने सपने इतने ऊंचे थे कि मैंने देखा नहीं, और मैं इन चक्करों में फंसते हुए 1 करोड़ रुपए कर्जे के नीचे आ गया। 2009 में मेरी मशीन आई। अब जैसे तैसे करके वो 10 लाख रुपए भी 10% पे उठाया और मैंने अपना काम चालू किया। धीरे धीरे मेरे काम में प्रोग्रेस हुई थी। दोस्तों अब मैं उस 1 करोड़ रुपए कर्जे से कैसे निकला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप जितने भी मतलब आप देख रहे हो, आप कुछ कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग मेरी कहानी में इंटरेस्टेड है। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आप लोग मेरी कहानी में इंटरेस्टेड है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मतलब मेरी कहानी में अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कर्जा हुआ, कर्जा उतरा, कर्जा हुआ। मैं इस 1 करोड़ के कर्जे से भी उतरा हूं, मैंने वो 1 करोड़ रुपए का भी कर्जा उतराया, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास उतनी वो है और आप करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, तो आप बैंक से सपोर्ट लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या बड़े बड़े लोगों का भी हर्ष हुआ। विजय माल्या को ले लीजिए, नीरव मोदी को ले लीजिए, मेहुल चौकसी को ले लीजिए, ललित मोदी को ले लीजिए, तो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ये, अरबों करोड़। लास्ट में से क्यों भागना पड़ा? क्योंकि इस देश का कानून, उन्हें पता था अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस 1 करोड़ रुपए के कर्जे से मैंने कैसे उतारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। नमस्कार।